केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। इससे को स्टडी करने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर स्टडी कर लीजिए, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किए और साथ ही साथ कुछ टर्म्स जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, साथ ही में रेट लो, इन सबको स्टडी किए। इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं रेट कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला। किसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। वैसे अगर जीरो और फर्स्ट हम निकाल ले तो सेकंड थर्ड ये सब एक जेन्युइन मेथड से आप भी निकाल सकते हैं, तो हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को ही निकालेंगे। हमारा किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है वहां रेट इक्वल्स होता है बाई dt। कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन घट रहा है, इक्वल टू k r का पावर 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात होगा तब यहाँ पे r का पावर 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं पहले कि ऑर्डर जो होता है ये एक्चुअली रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स है या मॉलिक्यूल्स है उसका x प्लस वाई यानी कि उसके कोफिशिएंट क्या है, उनका सम है। अगर ऑर्डर 0 है तो ये 0 होगा और इसके साथ अगर और भी कोई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट में तो वो भी 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन में हम k निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। k मल्टीप्लाई 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर रेज टू 0 है और कभी भी किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। देन हम लिख सकते हैं k dt इज इक्वल टू माइनस टी कंसेंट्रेशन ऑफ r। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, kt और यहाँ पे r, साथ में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहाँ हम ऐड कर देते हैं i। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ये हमारा t है, kt प्लस i। i एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमें निकालना होगा i एक्चुअली में है कितना, तो हम अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जिस टाइम पे t 0 था यानी कि एकदम इनिशियल स्टेज, उस टाइम पे r का कंसंट्रेशन जो था इसको हम मान सकते हैं इतना। मतलब ठीक रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, ये रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टाइम 0 होगा और r का इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो r0 हम कह सकते हैं। अब जब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा i निकल जाएगा। कैसे, देखिए k इंटू टी 0 प्लस i इज इक्वल टू माइनस r0। तो हमारा i का वैल्यू आ जाता है इतना। अगर हमें इसे पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए तो हम इस माइनस को kt के साथ अगर इधर भेज दे तो ये kt के साथ रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो हमें i पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस इक्वेशन में i के जगह पे पुट कर देते हैं r0 को, तो हमें मिल जाएगा r इज इक्वल्स माइनस kt प्लस r0। और फिर हम आसानी से k निकाल सकते हैं जो कि हमारा इतना होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हमें k का वैल्यू निकालना है
तो हमारा के इतना होगा। और निकालने का मेथड तो आप देख ही चुके हैं, काफ़ी आसान है। इसको आप बैक पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में भी। अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू। तो इन सबको इरेज आउट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी रेट से अगर प्रोडक्ट बनता है तो हम लिख सकते हैं रेट हमारा होगा इक्वल टू के। और यहाँ जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होगा इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो जिस ऑर्डर का रहेगा इसका वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी उतना ही होगा। चलिए, अब हम R को इधर भेज देते हैं और T को उधर, देन हमारा K dt हो जाएगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमें कितना मिलेगा। 1/r को हम dr से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है ln, मतलब लॉगरिथम ऑफ r। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस के dt। ये माइनस यहाँ आ गया, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i को ऐड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन के बाई फॉर्मूला से आया ln r। अब हमें i निकालना है, तो i कैसे निकालेंगे, फिर से वही कंडीशन लेंगे। जब t 0 था उस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन r0 था। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा t0 माइनस 0 प्लस i। तो हमें i मिलेगा ये। अब हम इसको पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन मिला, यानी कि इस इक्वेशन में। इसके लिए हम इन सबको इरेज कर देते हैं और अब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस के टी प्लस, अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो हमारा के टी को प्लस में ही रख देते। चलिए, ln r0 माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और लॉगरिथम में आप जब भी माइनस रहता है तो इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम यहाँ से k निकाल सकते हैं 1/t ln r0 बाई r। सो फाइनली हमें हमारा k मिल गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम ln को हटा के log डालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2. जस्ट ln की जगह पे हम इतना log लिख सकते हैं। सो फाइनली हमें k मिल चुका है। अब हम निकालने वाले हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन, अगर सपोज एक रिएक्शन 1 घंटे में होता है तो इसका हाफ लाइफ रिएक्शन यानी 30 मिनट। सो ऐसे ही किसी रिएक्शन का आधा लाइफ यानी कि आधा रिएक्शन कंप्लीट कितना टाइम में होता है, यही चीज हम निकालने वाले। अभी अभी हमें जीरो ऑर्डर के लिए k का वैल्यू क्या मिला, कुछ ऐसा, ये मिला k का वैल्यू। अगर हम हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं मतलब हमें t को मानना पड़ेगा जो कंप्लीट टाइम है उसका आधा। तो कंप्लीट टाइम अगर हम t मान लेते हैं कि ये
कोई रिएक्शन टोटल टाइम जो होगा वो T होगा, तो उसका आधा जो होगा ये हमारा, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन बचता है वो कंसंट्रेशन भी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बन जाता है। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था और इसका आधा बन जाएगा अभी का कंसंट्रेशन। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक रिएक्शन हो रहा है R से P की तरफ। ठीक टाइम जब आधा, अगर मतलब ये जितना टाइम लेने वाला है उसका ठीक आधा टाइम ले चुका है, मतलब T/1/2 ले चुका है, और तुम आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन जाएगा जो इनिशियल में था, सबसे पहले जो था उसका बिल्कुल आधा बन जाएगा, कम होते होते आधा बन जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे एज्यूम किए। अब हम जब इसको पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, K = R0 माइनस 1/2 R0 बाई T1/2। सो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारा हाफ लाइफ निकलेगा T1/2 निकलेगा, इतना, ये माइनस हो जाएगा और फिर K जब हम इधर भेज देंगे तो हमारा हाफ लाइफ इतना निकलने वाला है। इसका मतलब है कि टोटल रिएक्शन का, यानी कि कोई भी रिएक्शन, उस रिएक्शन का आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा इतना टाइम में, इतना टाइम में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा अगर वो रिएक्शन 0 ऑर्डर का है। तो इसके बाद निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए निकालते हैं। अब समझिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन था K = 2.303/T और log के फॉर्म में कंसंट्रेशन ऑफ R, यही चीज हम स्टडी किए। तो इसमें भी सिमिलरली अगर आधा रिएक्शन हो चुका है, यानी कि T हमारा बन जाएगा टोटल टाइम का आधा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का बिल्कुल आधा। हमारा शुरू में जो कंसंट्रेशन था एकदम शुरू में, ये है शुरू का कंसंट्रेशन, और उसका आधा बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सो हम इसको अगर फिर से पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, log R0 बाई R0/2, इस by2 को हम ऊपर लिख सकते हैं by2। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, log 2 का वैल्यू होता है 0.301। सो हमारा हाफ लाइफ बन गया 2.303 इंटू 0.301 बाई K। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हाफ टाइम बन जाएगा बाई K। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाला है उस रिएक्शन में जो हमारा हाफ टाइम होता है वो सिर्फ K पे डिपेंड करता है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। यानी कि हम कितना ग्राम रिएक्टेंट लिए हुए हैं उस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है हमारा हाफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लेकिन 0 ऑर्डर में डिपेंड करता था, क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए हमारा हाफ टाइम आया था। 0 ऑर्डर के लिए हमारा हाफ टाइम ये है, और इसमें हाफ टाइम डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, पर इसमें हाफ टाइम डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद अगर हमें सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का निकालना है तो हम पहले K का वैल्यू निकालेंगे और फिर K का वैल्यू को पुट करते हुए हम उसका हाफ टाइम निकाल लेंगे। सो केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स जानना चाहिए, जैसे केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर। एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस
उन्होंने एक फॉर्मूला दिया K इज इक्वल टू ए ई ई ए बाई आर टी। यहाँ फॉर्मूला में ए एक कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट ओके। ई लॉग से आया और यहाँ पे जो ई ए है, ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी आर और टी से तो आप अपना कॉन्टेक्ट पहले से रखे हुए हैं, आर एक गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन के बारे में हम हायर क्लासेस में और स्टडी करने वाले हैं। ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप देता है रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी के बीच, किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक कंक्लूजन ऐसा आया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो उसका के ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मतलब के 2 गुना हो जाएगा। इसके अलावा रेट डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट काम कैसा करता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जरूर स्टडी करेंगे, पर फिलहाल के लिए समझिए कि अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है या अपनी तरफ से कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दे देता है। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं हम इसका, इसमें हम MnO2 को एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। सो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को होने में जितना एनर्जी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए कि ये एनर्जी इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, उस एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है या फिर ये अपने तरफ से कुछ एनर्जी दे देता है ताकि ये कम हो जाए और ये रिएक्शन काम करे। सो कैटलिस्ट इस तरह काम करता है। कभी कभी कैटलिस्ट अपना सरफेस भी बढ़ा देता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो, और इस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, बढ़ाता है। और इसके बाद एक रेट डिपेंड करता है इफेक्टिव कॉलिजन्स पे। ये इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या है समझिए। इफेक्टिव कॉलिजन, मान लीजिए H2 और O2 को रिएक्ट करना है, तो H2 का एक मॉलिक्यूल और O2 का एक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराता है तो ये मिल के कुछ बनेगा, सपोज H2O बनेगा, तो इससे हम कहेंगे ये कॉलिजन, इन दोनों का जो कॉलिजन हुआ ये इफेक्टिव है। अगर इन केस नहीं बनता है तो इसको हम इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कह सकते। सो रेट डिपेंड करता है इफेक्टिव कॉलिजन पे कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम कितने इफेक्टिव कॉलिजन्स हो रहे हैं। ये जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन उतना जल्दी हो जाएगा।